क्या आप विश्वास करते हैं कि कुछ भारतीय सैनिकों के नाम, जिन्हें हमारे देश में अधिकांश लोग नहीं जानते, इजरायलियों के लिए बहुत परिचित हैं? हम देख सकते हैं कि कुछ भारतीयों के नाम उत्तरी इजरायली शहर हैफा के स्कूलों की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किए गए हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्या? प्रथम विश्व युद्ध 1918 में के दौरान यह हैफा के लोगों को विदेशी शक्तियों से मुक्त करने में भारतीय सैनिकों के योगदान की सराहना थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सदी बाद 2018 में इजराइल ने उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। तो उन भारतीय सैनिकों ने वहां क्या किया जो आज भी याद किया जाता है? यह रोमांचक कहानी आज के वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। पहली विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व में युद्ध 30 अक्टूबर 1914 से 30 अक्टूबर 1918 तक चला। एक और केंद्रीय शक्तियों में ऑटोमन साम्राज्य शामिल था और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य सहित सहायक शक्तियां एलीड पावर्स थी। यह क्षेत्र उन प्रमुख युद्धों का स्थल था। उस समय का ऑटोमन साम्राज्य आज के फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, तुर्की, सऊदी अरब और यमन के कुछ क्षेत्रों को शामिल करता था। 1914 तक जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध सक्रिय हुआ, पश्चिमी मोर्चा, यूरोपीय युद्ध का क्षेत्र एक वर्चुअल ठहराव की स्थिति में था। वहीं मध्य पूर्व के निकट पूर्वी मोर्चे पर एक सेना तेजी से क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। मध्य पूर्व में 5 प्रमुख अभियानों का संचालन किया गया: सीना और फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, कॉक्सस, पर्शियाई और गैलीपोली। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अलावा शत्रु की रक्षा स्थिति और प्राकृतिक अवरोधों ने युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में जर्मन नेतृत्व वाली ऑटोमन सेना ने सुएज नहर पर कब्जा करने की योजना बनाई। उस समय सुएज नहर पर नियंत्रण रखने वाला मिस्र ब्रिटिश संरक्षित देश था। अगर सुएज नहर पर कब्जा कर लिया जाता तो ब्रिटिश भारत से महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं समाप्त हो जाती। इससे यह अनुमान था कि युद्ध मोर्चों पर सहायक शक्तियों की प्रगति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके अनुसार जर्मन नेतृत्व वाली ऑटोमन सेना ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया, जिससे फिलिस्तीन अभियान की शुरुआत हुई। इसके बाद क्षेत्र में कई युद्ध लड़े गए। इसमें न केवल ब्रिटिश अपने क्षेत्रों को बनाए रखने में सक्षम हुए, बल्कि सहायक सेना ने फिलिस्तीन में भी प्रगति करना शुरू किया। पराजित ऑटोमन सेना की 7वीं और 8वीं सेना यहूदी पहाड़ियों की ओर पीछे हटी। हालांकि अफुलह और नसरत को सहायक शक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद यहूदी पहाड़ियों में फंसी ऑटोमन सेना अपने मुख्यालय से संपर्क बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकी। बिना किसी विकल्प के उन्हें जॉर्डन नदी पार करते हुए हिजाज रेलवे स्टेशन की ओर पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तुर्की की ओर बढ़ते हुए मिस्र की खोजी सेना का अगला लक्ष्य हाइफा था। उस समय हाइफा शहर के आसपास की बुनियादी ढांचा अविकसित थी, इसलिए अविकसित और खतरनाक सड़कों के बजाय भूमध्य सागर के रास्ते हाइफा तक आपूर्ति भेजना सहायक सेना के लिए एक लाभ के रूप में माना गया। उन्होंने हाइफा के एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र के रूप में महत्व को समझा। 22 सितंबर हालांकि सहयोगी सेनाओं का गुप्तचर विमान हैफा क्षेत्र में तलाश कर रहा था, यह रिपोर्ट किया गया था कि ऑटोमन सैन्य उपस्थिति का कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय शक्तियों के द्वारा हैफा से पीछे हटने का अनुमान लगाया गया था और इसके बाद मिस्र की खोजी सेना ने अपनी आक्रमण की शुरुआत की। हालांकि थोड़ी दूरी पर ही उन्हें सामने से भारी तोपखाने और मशीन गन की गोलियों का सामना करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वायु निगरानी से प्राप्त जानकारी गलत थी और हैफा आखिरकार ऑटोमन नियंत्रण में था। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने शत्रु की तैनाती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कवचधारी छोटे वाहनों की एक टीम भेजी। हैफा को लक्षित करते हुए यह टीम जब शहर की सड़क तक पहुंचने से पहले कई रुकावटों का सामना करने लगी। हैफा नामक बंदरगाह नगर भूमध्य सागर के पास करमेल पर्वत की ढलान पर स्थित था। शहर के पूर्वी हिस्से में किशोन नदी, जिसे नहर अल मुक्कत भी कहा जाता है, पर्वत श्रृंखलाओं के समानांतर बहती है। हैफा शहर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग इन पहाड़ियों और नदी के बीच से गुजरता था। हालांकि ऑटोमन सेना ने राइफलों और तोपों का उपयोग करके इस क्षेत्र का मजबूती से बचाव किया। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर गड्ढे खोद दिए थे और इसके बाद मशीन गन रक्षा रेखाएं बनाई गई थीं, जैसा कि निगरानी दल ने देखा। इन सभी को समर्थन देने के लिए करमेल पर्वत की ढलानों पर रणनीतिक रूप से तैनात आर्टिलरी की सहायता भी थी। इस प्रकार मशीन गनों, खाइयों और नहर अल मुक्कत नदी की प्राकृतिक रुकावटों के समर्थन से ऑटोमन सेना ने करमेल पर्वत के निचले भाग में लगभग अभेद्य रुकावट बनाई। परिणामस्वरूप मिस्र की खोजी सेना ने महसूस किया कि अब एक अधिक समन्वित हमला योजना बनानी होगी। 23 सितंबर 1918 ब्रिटिश भारतीय सेना ने जर्मन और ऑटोमन सेनाओं के खिलाफ साहसिक युद्ध के लिए रणनीतियां तैयार की। बाद में इस युद्ध को हैफा की लड़ाई के रूप में जाना गया। ब्रिटिश सेना की 5वीं घुड़सवार डिवीजन को हैफा पर कब्जा करने का आदेश मिला। 5वीं घुड़सवार डिवीजन में 13, 14 और 15 3 साम्राज्य सेवा घुड़सवार ब्रिगेडें शामिल थीं। इनमें से तीसरी ब्रिगेड 15वीं साम्राज्य सेवा घुड़सवार ब्रिगेड में जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के 3 रेजिमेंट्स थे।
वे केवल तलवारों और भाले जैसे शस्त्रों से लैस लांसर थे। मारवाड़ की प्रसिद्ध घुड़सवार इकाई जोधपुर लांसर 1795 में बनी थी। 19वीं सदी की घटनाओं के दौरान इन्हें आधुनिक बनाया गया और यह ब्रिटिश नियंत्रण में साम्राज्य सेवा बलों का हिस्सा बन गए। एफा पर कब्जा करने के लिए प्राथमिक हमले और अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ने का काम जोधपुर लांसरों को सौंपा गया था। मैसूर लांसर और जोधपुर लांसर जर्मन ऑटोमन सेनाओं पर दोनों ओर से अचानक हमला करते हुए उनके समर्थन के लिए शेरवुड रेंजर्स, यमन के एक स्क्वाड्रन और बी बैटरी और निरेबल आर्टिलरी कंपनी को तोपखाने की सहायता के रूप में नियुक्त किया गया था। योजना यह थी कि एक व्यापक त्वरित हमले के माध्यम से शत्रु को भ्रमित करके उसे परास्त किया जाए। ऑनरेबल आर्टिलरी कंपनी ने कार्मल पर्वत की ढलानों पर स्थित ऑस्ट्रियाई हल्के फील्ड गन बैटरियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। तोपों की गोलीबारी के कवर में मैसूर लांसरों ने तीव्र पर्वतीय ढलानों पर चढ़ाई की, शत्रुओं पर अचानक हमला किया, उनकी राइफलें कब्जा की और उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इस समय जोधपुर लांसरों ने एक रेलवे लाइन को पार किया और सीधे ऑटोमन सेना से भिड़ गए। हालांकि मशीन गनों और खाइयों के कारण उनकी प्रगति रुक गई। इसके अतिरिक्त नदी किनारे की कीचड़ भरी जमीन ने उनकी युद्ध गति को और अधिक बिगाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वहां से रणनीतिक रूप से पीछे हटते हुए बाएं कार्मल पर्वत की ढलानों पर पुनर्गठन किया। फिर उन्होंने हैफा सड़क पर स्थित जर्मन मशीन गनर्स के पीछे एक त्वरित हमला किया। हमले के बाद जोधपुर लांसरों ने 30 बंदियों सहित 2 मशीन गन, 2 ऊंट गन कब्जा की और हैफा में प्रवेश मार्ग को सुरक्षित किया, अपनी स्थिति मजबूत की। इसके बाद हैफा शहर में घुसे लांसर्स ने शत्रु सेनाओं को चौंका दिया और अपनी प्रगति शुरू की। जोधपुर लांसर्स की हैफा की ओर प्रगति एक अभूतपूर्व और सैन्य रणनीतियों में सराहनीय कदम था। जोधपुर लांसर्स की अप्रत्याशित हैफा में घुसपैठ, जो कभी न तोड़ी जा सकने वाली रक्षा व्यवस्थाओं को भेदते हुए हुई, ने शत्रु सेना को शाब्दिक रूप से हैरान कर दिया। यह अप्रत्याशित कदम शत्रु की प्रतिरोध को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाने वाला था। इस बीच मैसूर लांसर्स ने उनका समर्थन करते हुए शत्रु पर योजनाबद्ध तरीके से हमला तेज कर दिया। उनकी मदद से जोधपुर लांसर्स की प्रगति को और बल मिला। जोधपुर लांसर्स की बहादुरी और मैसूर लांसर्स का समर्थन मिलकर युद्ध भूमि पर एक सफल आक्रमण की शुरुआत की। इस प्रकार हैफा के लहरों के बीच लड़ा गया यह उग्र और रणनीतिक युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना की प्रगति का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप हैफा पर 400 वर्षों से अधिक समय तक चले ओटोमन शासन का अंत हुआ। 2 जर्मन अधिकारी, 35 ओटोमन अधिकारी, 1350 जर्मन और ओटोमन कैदी, साथ ही 17 ट्रेंच गन जिसमें 4.2 इंच गन, 877 मिमी गन, 4 ऊंट गन, 6 इंच नौसैनिक गन, 11 मशीन गन, असंख्य हथियारों और 2 रेजिमेंटों के साथ पकड़े गए। इस बीच 2 रेजिमेंटों में 8 सैनिक मारे गए, 34 घायल हुए और 60 घोड़े मारे गए, जबकि 83 घोड़े घायल हुए। युद्ध में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1500 से अधिक तुर्की सैनिकों से लड़ने के लिए केवल लगभग 400 भारतीय सैनिक ही युद्ध क्षेत्र में थे। यह अविश्वसनीय था कि केवल तलवारों और भालों से सुसज्जित घुड़सवारों के सामने मशीन गनें विफल हो गईं। इसके साथ ही यह आधुनिक सैन्य इतिहास के अंतिम घुड़सवार आक्रमणों में से एक के रूप में भी चिन्हित किया गया। इस वीर संघर्ष में भारतीय सेना ने शहरवासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इसके अलावा उन्होंने ओटोमन सेना प्रमुख सेमल पासा की क्रूज पर चढ़ाने की धमकी से बहाई विश्वास के नेता बहावल्लाह के आधिकारिक उत्तराधिकारी और आध्यात्मिक नेता अब्दुल बहा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इसलिए भारत में बहाई समुदाय आज भी हैफा युद्ध को अपने आध्यात्मिक नेता के उद्धार के दिन के रूप में याद करता है। हैफा की स्वतंत्रता ने संबद्ध देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग खोला और इसके जरिए भारतीय सैनिकों की वीरता वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित हुई। हालांकि यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के तहत लड़ा गया था, फिर भी कप्तान अमर सिंह बहादुर, दफेदार जौर सिंह, मेजर ठाकुर दलपत सिंह, कप्तान अनूप सिंह और दूसरे लेफ्टिनेंट सगत सिंह की भारतीय घुड़सवार इकाई की असाधारण वीरता और ताकत ने इजराइल के लिए एक नया अनुभव बनाया। पहले 2 बहादुर लांसर्स को भारतीय सम्मान IOM से नवाजा गया, जबकि बाकी 3 को मिलिट्री क्रॉस MC से सम्मानित किया गया। भारतीय सैनिकों की वीरता को इजराइल सरकार आज भी याद करती है। उनकी बलिदान को सम्मानित करने के लिए हैफा नगर 23 सितंबर को हैफा दिवस के रूप में मनाता है। हर साल 23 सितंबर को इजराइल में भारतीय दूतावास के राजनयिक और हैफा के नगरपालिकीय अधिकारी, इजराइल सरकार के अधिकारी और युद्ध में मारे गए और घायल हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हैफा युद्ध कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं। साथ ही हैफा के विद्यार्थियों के इतिहास पाठ्यक्रम में इस बंदरगाह शहर को स्वतंत्र बनाने में भारत की भूमिका के बारे में एक अध्याय शामिल किया गया है। 2018 में ओटोमन शासन से हैफा की मुक्ति की 100वीं वर्षगांठ पर इजराइल ने भारतीय सैनिकों की वीरता की स्थायी कृतज्ञता और प्रशंसा को प्रदर्शित करने वाला एक स्टाम्प जारी किया।
भारतीय सेना को सम्मानित करने के रूप में इजराइल द्वारा जारी किया गया स्टाम्प 20वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक घटनाओं को आकार देने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है। साथ ही इस इतिहास के माध्यम से दोनों देशों के बीच गहरे आपसी सम्मान पर आधारित स्थायी संबंधों की झलक मिलती है। हैफा में वीर शहीद और बहादुर मेजर दलपत सिंह की यादें और उनके साथ जो सैनिक थे जिन्होंने हैफा की मुक्ति संभव बनाई, उनकी असाधारण वीरता हमेशा भारतीय युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद।